सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, दिल है कि खुशी से उछल कूद रहा है। दिल खुशी से गार्डन गार्डन है, इसलिए कि पाकिस्तान में इंसाफ की एक नई तारीख रकम हुई है। तो क्या कि एक बुरी खबर भी इसके साथ है, और वो ये कि एहतिसाब का हुकूमती टाइटैनिक पूरी आबोताब के साथ गर्क समंदर हो चुका। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, सक्खर की एहतिसाब अदालत के मुल्जिम खुर्शीद शाह को जमानत पर छोड़ दिया गया है। अब जरा जहन में लाइए वो लतीफ़ा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। जब इस लतीफ़े की गूंज मांद पड़ जाए तो एक और खबर आपकी खिदमत में पेश की देता हूं कि जाली अकाउंट्स केस में जरदारी साहब की बहन फरियाल तालपुर की भी जमानत मंजूर हुई, गोया 2 नफिल वाजिब ठहरे। सिराज दुरानी साहब तो जाहिर है कि पहले ही जमानत पा चुके। जरदारी साहब अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब गोया ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। रह गए नवाज शरीफ साहब के, जिनके लिए ये सारा मामला था, आप समझ रहे होंगे, वो तो कब के परदेश सिधार चुके। तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। इसी इंसाफ की एक झलक आज हमें उस वक्त नजर आई कि जब पाकिस्तान में एक खुसूसी अदालत ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम तरीन फैसले में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दे दी। अपनी नौयत का ये खासा अनोखा फैसला है। इससे पहले कि कोई और कुछ और समझे, मैं ये वाज़े तौर पर बता दूं कि मैं और मुझ समेत जितने भी इस वक्त टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, जिन तक ये बातें पहुंचेंगी, उन पर रियासत पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ये जिम्मेदारी भी आयद होती है, और हम सब पाबंद हैं कि आज़ाद अदलिया, हमारे अहम तरीन इदारों, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पार्लियामेंट, उसकी सुप्रीमेसी पर यकीन रखें और उनका एहतराम करें। ताहम ये कहे बगैर आज चारा नहीं कि ऐन उस वक्त के जब इसी मुल्क में वकीलों के हमले के जख्म को सहता PIC, वहां जिन लोगों की जानें गईं वो इंसाफ के मुंतजिर हैं, तो इसी मुल्क में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र, परवरदिगार आलम का एहसान है कि आज आज़ाद, हमारी अदलिया आज़ाद है। ताहम उस आज़ादी अदलिया के बावजूद भी अभी तक PIC हमले के मुतासिरीन को इंसाफ फराहम नहीं किया जा सका। इस हमले के जिम्मेदारान का गो के तयन कर लिया गया था, ताहम जब नाम सामने आए तो उसके बाद फिर रावी चैन ही चैन लिखने लगा। इस हमले के एक मुल्जिम, मैं नाम बताता चलूँ, नाम बल्कि खैर मुझे कब याद रह जाते हैं, मैं उनका रिश्ता ही बता दूँ तो मेरा ख्याल है कि धड़ाम से आप अपनी कुर्सियों से नीचे गिर जाएंगे। रियासत पाकिस्तान, बल्कि नाम नेहाद रियासत बिलावजा का मदीना के वाली मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का भांजा खुद इस इन्वर्टेड कॉमाज में कार खैर में शरीक था। और हमारी वो पुलिस के जो हाथी को पकड़े तो उससे ये बयान दिलवा सकती है कि मैं बकरी हूँ। इतनी जांफिशानी से काम करने वाली पुलिस, जिसने आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पुलिस रिश्वत लेती ही नहीं, पाकिस्तान में पुलिस कभी किसी का इनकाउंटर करती ही नहीं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पुलिस की ये सब काम नहीं है। वो कोई और देश होंगे, वो कोई और लोग होंगे, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस पुलिस को एक वकील नहीं मिल रहा। अब इसे हुस्न इत्तेफाक ही समझिए कि वो वक्त के वजीर आजम का भांजा है, वगरना हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इदारे आज़ाद हैं। ये खबर दुश्मनों की उड़ाई हुई है कि उनको पकड़ने में लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान का साबिक सिपह सालार, 2 जंगें लड़ने वाला जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आज मुजरिम ठहरा। अदालत के फैसले के मुताबिक संगीन गद्दारी केस में 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने हक में और 1 ने खिलाफ फैसला दिया। आइन शिकनी और आर्टिकल 6 को पामाल करने का जुर्म जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पर साबित हुआ। अदालती ऑब्जर्वेशन में यह बताया गया कि जजेस को नजरबंद करने और PCO जारी करने का जुर्म भी साबित हुआ। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने, जो इन दिनों दयार गैर में, बल्कि काफ़ी अरसे से दयार गैर में मुकीम अपना इलाज करा रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी शिफायाबी अता फरमाए, उन्होंने महज इज़हार अफसोस पर इत्तेफाक किया। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आगे जाऊँगा। वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ
वाक़यात हैं, कुछ हवादिस हैं, हवादिस ज़माना बल्कि उसे कहिए कि जिन्हें आपकी खिदमत में पेश किए बगैर आज चारा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये लंतरानी शुरू करूं, पहले आपकी खिदमत में ये पेश कर दूं कुछ ऐसे बयानात कि जो इस फैसले के हवाले से दिए गए। सबसे पहले सबसे मोस्ट रेलेवेंट बयान आज का अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब का सामने आया है। फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा जुल्म मुमकिन नहीं हुजूर, ये ज़रा थोड़ा सा आपने ज़्यादती की, जुल्म की कोई इंतहा नहीं पाकिस्तान में। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इस फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी जनरल नॉलेज के हवाले से एक बात कर रहा हूँ। बुनियादी हुकूक को मुकम्मल ये कहना था अनवर मंसूर खान साहब का। एतजाज़ अहसन साहब मुल्क के मारूफ वकील, जो PIC पर वकीलों के हमले के बाद खुद इस हमले से न सिर्फ बरात का ऐलान कर चुके बल्कि ये भी कह चुके कि आज पहली मरतबा ज़िंदगी में वकील होने पर शर्मिंदगी और अफसोस हो रहा है। उनका ये कहना था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फैसले के हवाले से कि फैसला अगरचे इख्तिलाफी है, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के पास अपील का हक़ मौजूद है। इख्तिलाफी फैसला होने की वजह से इस फैसले पर अमल दरामद की नौबत ही नहीं आएगी। DGISPR को भी इंटरवीन करना पड़ा। DGISPR का कहना था कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ गद्दार नहीं हो सकते। आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान जैसे अहम तरीन मनासिब पर फायज रहे। इस फैसले पर फौज में गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता है। DGISPR को ऐसा भी लगता है कि चूंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, इसलिए यह फैसला थोड़ा सा सियासी क़यादत की तरफ अगर हम आएँ तो सियासी क़यादत में बिलावल साहब सबसे पहले उन्होंने सज़ा को खुशाइन करार देते हुए फरमाया है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुझे ये सुनकर वो दौर याद आ रहा है कि जब अवामुन्नास से ये इंतकाम बिलावल जरदारी के दौर में बल्कि पप्पा जानी के दौर में लिया जा रहा था, और जब कराची में इखलाकन एक दिन में 100 लाशें गिर रही थीं, उस वक्त भी हमें यही बताया गया था कि बच्चों घबराओ मत, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और तुम्हारी आखिरी सांसों तक ये इंतकाम हम तुमसे लेते रहेंगे। पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि आमरीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हुजूर आप लोग GHQ की तरफ देखना छोड़ देंगे तो आमरीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन जब कोई दूसरा देखे तो वो हलाल है और कोई आप अगर वो कर रहे हो तो फिर मसाइल हैं। ये ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का सूरज किस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है, इसकी चंद ऐसी नादिर व नायाब मिसालें आपकी खिदमत में पेश करते हुए डायरेक्ट अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का एक बयान मेरे से, मोहतरम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फरमाया है कि सुकूत ढाका से हमें सबक मिलता है कि रियासत और शहरियों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कमज़ोर था। अनडिनाएबल सर, अनडिनाएबल। आपने जो कहा वो मेरे लब पर है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ भी हम एक पेज पर हैं। आपकी खिदमत में कुछ ख़बरें हैं जो अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करते हुए मैं अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँगा। रियासत और शहरियों में आजकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट कितना मजबूत है उसकी मिसालें, सबसे पहले हज़रत रेमंड डेविस। हमारी रियासत अपने लोगों को कितना लिफ्ट कराती है। भाई मैं अमिताभ नहीं हूँ, रेमंड डेविस चलाओ, मुझे क्यों दिखा रहे हो? रेमंड डेविस नहीं जानते? ये है वो आदमी जो जाते जाते भी पूरी रियासत को पता नहीं ऐन गैन कर गया। रियासत और रियासती इदारों को, पाकिस्तान को, एटमी पाकिस्तान के रखवालों को, अवाम पाकिस्तान को, तमाम खुशफहमी में मुब्तला पाकिस्तानियों को वो ये बता गया कि एक अमरीकी की जान कई करोड़ पाकिस्तानियों की जान, माल, इज्जत व आबरू सब पर मुकद्दम है। किस किस तरह हमने, हमारे लोगों ने, हमारे इदारों के सरबराहान ने बाकायदा इस खेल में अपना हिस्सा डाला और उसके बाद वही हुआ जो होना था। जाहिर है कि रेमंड डेविस को किसी का कोई मान का लाल रोक सकता था इस रुए ज़मीन पर? ऐसा ही हुआ और हर जगह से यह इंश्योर किया गया कि रेमंड डेविस की स्मूथ डिपार्चर में किसी किस्म का कोई दकीका फरोगुज़ाश्त ना किया जाए, और ऐसा किया भी गया। तो क्या हुआ अगर चंद लोग हमारे मार गया? वो लोग तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और मौसूफ थे कर्नल जोसेफ। उन्होंने इस्लामाबाद में उन्होंने भी सिफारती इस्तिस्ना की ढोंग करते हुए पाकिस्तान के 2 शहरियों की जान ली
और उसके बाद रियासत पाकिस्तान और इदारे सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल जोसेफ के तहफ़्फ़ुज़ में यूं लग गए कि जैसे कर्नल जोसेफ अल्लाह मियां को राज़ी करने का वाहिद सहारा रह गया। और उसके बाद सब ने मिलकर के जो अल्लाह को राज़ी किया है, अल-अमान अल-हफ़ीज़, तौबा इस्तग़फ़ार परवरदिगार आलम। उसके बाद फिर कुछ फिल्मी किस्म के बयानात भी आए कुछ जगहों से, नहीं छड्डांगा, मार दियांगा, जहाज़ आया वापस भेज दिया, जी ऐसे कैसे इंसाफ होगा और ये। और उसके बाद जो इंसाफ हुआ वो आपके सामने है। कर्नल जोसेफ इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद टाटा बाय बाय करता हुआ एटमी रियासत पाकिस्तान को और हमारे इदारों को, अवाम पाकिस्तान को, उन तमाम लोगों के वर्सा को कि जिन्हें वो अपनी गाड़ी तले कुचल गया, वो ये बता गया कि तुम हो और हम हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये तो महज दो वाक़यात थे, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के वाक़यात थे। चलो समझ में आता है कि कहीं रियासती इदारों के, हुकूमतों के पैर पर जल रहे हों, समझ में आता है, हो सकता है। छोटे छोटे वाक़यात पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ इंसाफ की जो फराहमी की बड़ी अजीमुशान मिसालें हैं। सियालकोट की 2 दिसंबर की टाइमलाइन के हवाले से ये खबर है, मां का इंतकाम, खातून ने अपने बेटे के मुबैना कातिल को मौत के घाट उतार दिया। ये खातून है जिसने अपने बेटे के कत्ल का बदला 7 साल बाद लिया। अदालत ने सजाए मौत को कलअदम देकर मुलजिम को रिहा कर दिया था। इस खातून ने अपने हाथों से 7 साल के बाद इंसाफ किया। और इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे यहाँ अदल इंसाफ की अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए, ये दौर कभी ख़त्म ना होने पाए। कितना हमारे यहाँ अदल और इंसाफ है। आगे बढ़ते हैं। दादा और भाई के कातिलों की धमकियां, कमसिन तालिब इल्म ने खुद असलहा उठा लिया। ये जंग के हवाले से खबर है। ये है वो बंदा जिसको पता नहीं क्यों बिला वजह ब्लर किया, हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया। इसके हाथ में महज एक गन है, और अगर गन रखने वाला दहशतगर्द होता है तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा मामला इधर उधर हो जाएंगे। मैं स्क्रिप्ट पे आ जाऊँ। जंग में 6ठी जमात के तालिब इल्म ने अपने दादा और भाई के कत्ल के एक माह गुजर जाने के बावजूद मुलजमान के गिरफ्तार न होने और धमकियां मिलने पर पुलिस पर अदम एतमाद करते हुए खुद असलहा उठा लिया और पिस्तौल समेत स्कूल जाने पर मजबूर हो गया। 6ठी जमात का तालिब इल्म, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों की अक्ल को। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ इदारे आज़ाद हैं। हमारे यहाँ अदल इंसाफ का मेयार अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से लोग, कर्नल जोसेफ इंसाफ लेने आया, मिल गया। कर्नल क्या नाम था उसका, अल्लाह मारेगा, रेमंड डेविस, उसको हमने इंसाफ दे दिया। देखो खुर्शीद शाह को हमने इंसाफ दिया, कितना प्रॉम्प्ट। फरियाल तालपुर साहिबा को मिला, आसिफ अली जरदारी को मिला, नवाज शरीफ को मिला। इस बच्चे को पता नहीं क्यों नहीं मिल पाया। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान चौधरी जाफर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सबसे पहले आज मैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब के पास जाऊँगा। आज मैं उल्टी चाल चलूँगा। हुजूर वाला चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, वो याद आ रहा है आपको? किसी जगह आपने सुना होगा मेरे ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आपने कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ इतना कह के कि आज खुश तो बहुत होंगे हम। मुझे कोई खुशी नहीं किसी किस्म की। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज से मेरी अकीदत, मेरा जज्बाती लगाव उस फ़ौज के लिए अपना पेट काट के और मुल्क की दिफा के लिए अपना पेट काट के, मैं नहीं, मुल्क के 22 करोड़ अवाम सब पेश करते हैं। और आज पाक फ़ौज या मुझ जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाक फ़ौज के सिपा सलार को भी हीरो के तौर पे देखते हैं, तो जब हम माजी में 12 अक्टूबर और 3 नवंबर की बात करें, जब 12 मई के कराची के वाक़यात की बात करें, जब एक फ़ौजी जर्नल को आमिर और डिक्टेटर के रूप में देखें, तो यकीनन वो खुशी की नहीं, वो दुख और तकलीफ़ की नूरुल आरफिन साहब बात है। और उस दुख और तकलीफ़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटकाया जा सकता है, और अदालत का दरवाज़ा खटकाया गया। और आज अदालत ने अगर कोई फ़ैसला दिया है तो वो जिस तरह किसी फ़ैसले का इतलाक़ नूरुल आरफीन साहब पर होगा, जाफ़र इकबाल पर होगा, उसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब पर भी होगा। और एक चीज़ बहरहाल इसमें इत्मीनान बख्श आप कह लें कि एक सियासी कारकुन या आम आदमी
वो ये चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो। आपने जो 2-3 मिसालें दी वो ऐसी मिसालें हैं जो हमारे सर शर्म से झुका देती हैं। और उससे भी ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर गुजरा, अगर उसको देखा जाए तो जब हमने अफ़गानिस्तान के सफ़ीर तक, जो कि दुनिया जहान में सफारती आदाब के और बैनुल अक़वामी कवानीन के और जनेवा कन्वेंशन और क्या क्या नाम आप उन्हें देते हैं, उन सब के बिल्कुल मुतज़ाद है। हमने अफ़गानिस्तान के सफ़ीर भी अमेरिका के हवाले किए और इस तरह के हालात से गुज़र के फिर मुल्क मेरा दहशत गर्दी की लपेट में आ गया। उस डिक्टेटर के उन फैसलों की वजह से सियासियत में इस्तेहकाम पैदा हुआ और बहुत बड़ा मुआशी बहरान भी और दहशत गर्दी की लपेट भी। तो जिस शख्स ने ये सब कुछ किया, आज अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो एक आम मुझ जैसा जिसके पास कोई और सहारा नहीं सिवाय मुल्क के इदारों के, तो हमें इत्मीनान ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, कानून कायदे की गिरफ्त में ताकतवर भी आएंगे। फेयर इनफ। जमशेद इकबाल चीमा साहब, हुजूर वाला जिस बात का अहाता मैं अपने इंट्रो में करना भूल गया बढ़ती उम्र के सबब, हुजूर वाला मैं उसका अहाता आपसे गुफ्तगू में पहले ही कर लेता हूँ, इससे पहले कि मैं सवाल दागूँ। जनाब वाला, एतराज़ इस फैसले पर हरगिज़ नहीं, एतराज़ महज इस बात पर है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को चलाने वाले भी कुछ लोग थे, वो लोग जो इस वक्त भी, जो कभी किसी दौर में खान साहब के लिए चोर और डाकू हुआ करते थे, मगर चूंकि अब उनके बल पर यह हुकूमत चल रही है या यूं कह लीजिए कि घिसट रही है, इसलिए उन लोगों को उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की काबीना के अनमोल रतन, उनके इक़्तिदार का चराग जो है वो आज भी मांद नहीं होने पाता। काबीना में अगर कुछ चेहरों की बात की जाए, मैं फर्दन अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है बड़ी सुबकी किसी जगह किसी न किसी को होगी। मैं जनरल एक बात कर रहा हूं, हुजूर आप खुद ही पहुंच जाइए कि मैं किस की बात कर रहा हूं। मतलब क्या ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया गया है हुजूर वाला, या आप ये समझते हैं कि ये आपकी हुकूमत की विकेट लेने के लिए एक और पेशकदमी इसे समझी जाए किसी भी हवाले से, मतलब किसी भी जानिब से? मेरा इशारा अल्लाह और उसका रसूल गवाह किसी भी जानिब नहीं है, ये इसे तकदीर का सितम ही समझिए। देखें, इसमें आज पिछले 2 दिन में अगर देखें, बाजवा साहब का डिसीजन, फिर आप कह लें कि इन 2 दिनों में अगर तारीखी वाक़या देखें तो APS की बात कर लें, फ़ाल डाका की बात कर लें, फिर जनरल बाजवा का डिसीजन, फिर आज जनरल मुशर्रफ का डिसीजन, और साथ ही जरदारी साहब की ज़मानत, आप कह लें फरियाल तालपुर साहबा की ज़मानत, नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, और क्या नाम है इसका, खुर्शीद शाह की ज़मानत। मुझे लगता है जैसे एक, और फिर साथ ही जिन लोगों ने क्या नाम है PIC पे हमला किया, आप कह लें कि वकला ने, उन लोगों का रिमांड ना देना या उनके साथ किसी भी आप कह लें कि इंसाफ की राह में अदालत का रुकावट बन जाना, तो यहाँ पे मुझे तो सच्ची बात है कि इस मुल्क में शायद मुझे इजाज़त है, मैं किसी के खिलाफ बात कर सकता हूँ, कोई भी किसी बात पे भी अपनी राय दे सकता हूँ, फ़ौज के भी बाकी भी, लेकिन मैं कहीं भी अदालत इंसाफ के जो अदारे हैं उनके बारे में अपनी राय भी इजहार नहीं कर सकता कि आपके भी पर चलते हैं, मुझे रोक देते हैं, और मैं भी करना नहीं चाहता, मतलब मुनासिब नहीं है आइन और कानूनी जमहूरियत के होते हुए। लेकिन मतलब मुझे एक ऐसा लगता है कि जैसे अगर तो अदालत ठीक हो रही होती है और मुशर्रफ को किसी ऐसी मतलब कानून शिकनी पर सज़ा हो जाती है, और उनके साथ जो लोग थे जिनका आपने नाम लिया कि उनके वज़ीर कानून थे, उनके वज़ीर दाखिला थे, उनके साथ कुछ जर्नल थे, उनके साथ कोई कैबिनेट थी एक, उनके साथ वज़ीर आज़म था उस वक्त का, और उन PCO के तहत हल्फ लेने वाले जजेस थे, मतलब एक बहुत बड़ा 22 करोड़ या 20 करोड़ लोग, उस वक्त 20 करोड़ के लगभग लोग थे। 20 करोड़ लोगों के ऊपर एमरजेंसी नाफिज करना कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट किया। जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया उसमें ज़ाहिर है 20, 30, 50, 100, 150 लोग तो होंगे इंपॉर्टेंट। अब उनमें से एक आदमी को निकाल के तो आप उसको सुने बगैर, आप उसको मतलब राइट टू एक्सप्लेनेशन का हक दिए बगैर, वो आपको कहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरा आगे बयान ले लें, मुझे वीडियो कॉल पे ले लें, वीडियो लिंक पे ले लें, तो आप वो मतलब डिनाइल करके, एक्सप्लेनेशन को डिनाइल करके फिर हेस्टी में आप एक कानून पास कर देते हैं, और उसी वक्त उससे बड़े जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक गंद डालने की कोशिश की जा रही है, मुआशरे में क्लियर कट डिवीजन की बात की जा रही है, मुआशरे में तकसीम का जिक्र हो रहा है कि ये फ़लाँ जो तबका है ये फ़लाँ को सज़ा देगा और फ़लाँ को साथ मिलाएगा। सो मतलब ये काम किसी आप कह लें किसी एक ग्रोह का हो सकता है, किसी माफिया का हो सकता है, लेकिन किसी इंसाफ के अदारे का बल नहीं हो सकता कि आप एक नहीं सर, आप जरा थोड़ा सा आगे चले गए, मैं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आगे नहीं जा यार, मुझे पे जुडिशल
जुडिशल मार्शल मुझ पर जुडिशल मार्शल आना लगाए, मतलब देखें मुझ पर जुडिशल नहीं सर, मैं कौन, मुझे फौजी मार्शल भी नहीं चाहिए, मुझे जुडिशल मार्शल भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों मार्शल आनी चाहिए। मुझे लेकिन ये मेरी राय है ना, मुझे कर लेने नहीं, ठीक है, हम फैसले पर बात करें। बहरहाल आप अपनी राय जुडिशल मार्शल भी नहीं चाहिए। चौधरी जाफर द ग्रेट इकबाल साहब, हुजूर वाला जी सर, ये मुझे बताइए, एहसन इकबाल साहब ने भी इस फैसले की मिदहत करते हुए कहा है कि आमरीत का रास्ता इस एक फैसले के जरिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हुजूर वाला, अगर तो ऐसा होता तो यकीनन एक बड़ी खुशाइंद बात थी, और हमें लगता भी है कि एहसन इकबाल साहब, जाहिर है कि वो, उनको मुझसे तो ज़्यादा मालूमात हैं, उनको जो कहा गया है या उन्होंने जो कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुजूर वाला, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के एक अनमोल रतन को आपकी पार्टी ने, मैं एक ऐसी फ़िलहाल एक ऐसी मिसाल बता रहा हूँ, जिनको नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ तौनो करहन कबूल किया बल्कि उन्हें एक आला मनसब से भी नवाज दिया। आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मुनासिब बात है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के वो तमाम साथी कि जिनके वजूद तक से मुनकिर थे मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आने से पहले, उसके बाद उनके किरदार को धुल धुला करके लॉन्ड्री में फिर दोबारा कबूल भी किया गया, फिर उनको जो है वो अक्सर को वजारतें भी दी गई। सर, ये किस किस्म की सियासत है? ये नज़रिया ज़रूरत, आप इदारों को कोसते हैं, इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ तो हमारी सियासी जमातें भी जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत से आज़ाद नहीं हो पाई हैं अब तक। जी नूरुल आरफीन साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हल्का जाती और जो इंतखाबी अमल है और जिस तरह से इंतखाबी हल्के डिज़ाइन हैं, वहाँ सियासी जमातों की ये मजबूरियाँ हैं, और ये सियासी जमातें तमाम ही, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या आज की ताकतवर तरीन जमात जिसे सिलेक्ट करके भेजा गया है जनाब इमरान खान नियाजी साहब की छतड़ी में, उन्हें उन हलकों में से जो चंद लोग हैं इलेक्टेबल्स, उनके ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाब में बहुत हद तक गुरेज और परहेज़ किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग वो हैं जो इसमें शामिल हैं, और ये असूलन नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। दुरुस्त है हुजूर वाला, आपके इसी इत्तेफाक के साथ यहाँ अच्छी खबर ये है कि ब्रेक पर जाने के लिए कह दिया गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जमशेद इकबाल चीमा साहब का रुख करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद चीमा साहब, हुजूर वाला, ज़िंदगी भी कभी कभी इतने। नूरुल आरफीन साहब, आपके एक सवाल का जवाब रह गया, अगर मुझे पहले मौका दे दें। सर, मैंने तो सवाल पूछा ही नहीं था, वो तो हो गया था, वो तो बात गई बहस पानी में। थोड़ा सा अगर नहीं, आपने सवाल पूछा था कि जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है। सर, अगर आप थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं बंद हो गया, अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं खंजर तेज करके फिर दोबारा आप तक आता हूँ। पहले जमशेद चीमा साहब से निपट लूँ। चीमा साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, अजीब ज़िंदगी की जो है वो करिश्माती सूरत हाल है कि मैं, यानी बजाते खुद मैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी को कोट करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला इससे ज़्यादा कड़ा वक्त किसी को क्या दिखाएगा कि मैं जो हमेशा इन पर नश्तरजनी करता आया हूँ, आज उनको कोट करने मजबूर हुआ हूँ। फरमाते हैं, ऐसे फैसले का फ़ायदा नहीं जिससे इदारे तकसीम हो। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सही कह रहे हैं, वल्लाह आलम। शेख रशीद साहब फरमाते हैं, मुशर्रफ को गद्दार करार दे दिया गया मगर चोरों और लुटेरों को जमानतें मिल ली हैं। मैं इस पर तो तबसरा करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ हुजूर वाला। सर, ये मुझे बताइए कि इसके बाद भी कोई सवाल रह जाता है? मैं नॉर्मली इन दो बंदों से कम इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ मुझे अदारों में तकसीम का जो मामला है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है जैसे कोई मैसेज दिया जा रहा है, जैसे कोई एरोगेंस शो की जा रही है। मेरे लिए सबसे अच्छा दिन वो होगा इस मुल्क में जिस दिन अदालत जो है मतलब उनकी आपके ओवरऑल इंसाफ जो मुआशरे पूरे में देना शुरू करें, उसमें मुशर्रफ को सज़ा हो जाए, उसमें किसी सियासतदान को हो जाए, उसमें किसी वकील को हो जाए, उसमें किसी जज को हो जाए, उसमें किसी जर्नैल को हो जाए, वो इशू नहीं है। सर, जर्नलिस्ट को भूल रहे हैं आप। छोड़ दें, सारों को आप सपोर्ट करना शुरू कर दें तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी।
फिर अजीब सी बात हो जाएगी। सो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला हिस्ट्री में दिया गया है और डिनाइल है टू लिसन और एक तकसीम वाली बात, और ये मुझे इसमें डाउट नहीं है ये फ़ैसला हाई कोर्ट से रिवर्स हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैसेज बड़ा एक अजीब सा गया है कि इसमें आप कह लें क्या करना क्या चाह रहे हैं, एक इस मुल्क में क्या मतलब किस तरह के फ़ैसले आप कर रहे हैं, या गैर ज़रूरी एक फ़ैसला करके तो आपने एक बिटरनेस क्रिएट की। यहाँ पे भुट्टो साहब को फांसी दी गई, वजह जो भी थी, लेकिन आज भी उसकी बिटरनेस मौजूद है। इस मुआशरे में आज भी एक तकसीम मौजूद है, एक कर्स मौजूद है इस मुआशरे में। फिर अभी रिसेंट अगर देखें तो ये जो आप कह लें कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, किसको इसमें डाउट है कि इश्यूज़ उनके क्या थे, किस हद तक उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट्स फेक और दूसरी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक उनकी जो फॉलोइंग है उसने एक मुआशरे में आप कह लें कि एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया हुआ है, और एक ऐसा लगता है जैसे कोई अनसर्टेनिटी वहाँ पे जिन लोगों ने आप कह लें कि मुआशरे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, पावर ऑफ ग्रेविटी हैं, जो इस मुल्क की सिक्योरिटी स्टेट को संभाल के बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसको शाम नहीं बनने दिया, इराक नहीं बनने दिया, जिन्होंने इसको लबनान नहीं बनने दिया, इसको आप कह लें लिबिया नहीं बनने दिया, जिनकी मुझे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मुझे यकीन है, मतलब मुझे आज भी इस मुल्क में रहते हुए सियासतदान कहते तो भी हम समझ गए थे, आपने बिजनेसमैन इजाफी कहा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आप तक आता हूं, तो जरा अच्छा मुझे एक मिनट, मुझे अच्छा मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये डाउट है कि मुझे कोई यहाँ पंजाब पुलिस जो है ये मुझे सुबह फैक्ट्री से वापस ला सकती है या नहीं, घर से निकलने की इजाज़त लेके दे सकती है किसी मौलवी से या किसी और से या नहीं, लेकिन पाक फ़ौज ये काम करती है। सो जिस मुल्क ने जिस ताकत ने मेरे मुल्क की एक सालमियत को कायम रखा हुआ है, उनके एक ऐसा बीमार आदमी जो चला गया है और आज पाक फ़ौज दुख का इजहार कर रही है, ये पेन का इजहार कर रही है कि आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वो इन पेन, दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट, और वो एक फ़ैसले को, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुतनाज़ सा फ़ैसला है और गैर ज़रूरी फ़ैसला है और हिस्ट्री में फ़ैसला है और शायद अनजस्टिस है, और स्पेशली उस वक्त जब PIC के पे हमला करने वालों को आप रिलीफ। अरे सर ये तौक आपने अपने गले में खुद ही डाल लिया, हुजूर वाला अल्लाह जानता है, मैं तो इस तरफ आने नहीं चाहता था, लेकिन चलिए वो बताते जाइए, वो भांजे मौसूफ कहाँ हैं? मैं समझ तो भांजा मौसूफ पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाना चाहिए। नहीं, वो तो खैर ये कोई खबर थोड़ी है पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो कोई वकील उसकी जमानत भी कराएगा। पाकिस्तान में मुजरिम तो जमानतें कराने के लिए तो होते हैं, सजा कब मिलती है, जमानत आपको पता है। मैं उस PTI में हूँ, मैं उस PTI में जिसका कानून एक है, जिसका कोई भांजा नहीं है, भतीजा नहीं है, जिसमें कोई मरियम नहीं है, कोई हुसैन नहीं है, कोई बिलावल नहीं है, कोई बख्तावर नहीं है, जहाँ जो भी होगा पकड़ा जाएगा। मेरा बेटा हो या इमरान खान थोड़ा सा तवक्कुफ, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं आप ही की तरफ रहूं। मेरे बड़े पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं इसके साथ, हसान के साथ। राइट, मैं कह रहा हूँ कि मेरे हसान जो है उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। ISF का पहला सदर था वो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो जुर्म किया उसकी सज़ा अपनी मौजूद है। और स्पेशली जब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आप कह लें कि भांजे हैं, तो आपको तो सर वाली मदीना, सॉरी वाली नाम नेहाद मदीना क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं? हर ऐसे मौके पे वो जहाज पकड़ के निकल लेते हैं, मतलब वो जब पाकिस्तान में हंगामा आराई हो रही होती है, जब समीउल हक साहब का इंतकाल होता है, सॉरी उनको जान से मार दिया गया, तो केस साने साहिवाल हुआ, यहाँ ट्वीट दागा और बाहर चलते होने पुलिस। अच्छा देखिए, पुराने पाकिस्तान की पुलिस जो है बड़े लोगों पे केस नहीं करती थी, इमरान खान के इंटरवीन करने से ही केस हुआ, और इमरान खान के इंटरव्यू करने से नहीं, ये कोई खबर नहीं है, इंटरवीन करने से केस होना कोई खबर नहीं है सर। नो सर, केस होना कोई खबर नहीं है। मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाना, सानेह साहिवाल से लेकर के मौलाना समीउल हक की शहादत तक किसी एक बंदे को सजा नहीं हुई। दावड़ साहब जो SSP थे उनको यहां से अफगानिस्तान ले आके मार दिया गया। वाली मदीना का एक ट्वीट आता है, वुजरा की ये फौज जफर मौज जो दुरूद शरीफ पढ़ करके अपने कहते हैं कि हमें जान अल्लाह को देनी है, वो कख नहीं कर पाए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि ड्यूरेशन मेरे हाथ से निकली चली जा रही है, थोड़ा सा तवक्कुफ। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाना चाहता हूं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, हुजूर वाला परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के फैसले से लाइल्म निकले, कौन भला? हमारे दिफाई बुजदार साहब, वजीर दिफा हुजूर वाला फरमाते हैं कि मैं मसरूफ था। सर मतलब ऐसा कौन सा चांद चढ़ा रहे थे वो अपनी छत पे बैठे हुए, क्या कर रहे होंगे अंदाजन? मतलब हमें बरतानवी तसल्लुत से दोबारा निजात दिलाने के लिए कुछ मंजन बेच रहे होंगे, या एक मरतबा फिर कोई BRT जैसा नाम नेहाद कोई मंसूबा उनके दिमाग में पक रहा होगा जिसको वो कागज पर मुंतकिल करने में लगे होंगे? क्या कर रहे होंगे सर अंदाजन? नूरुल आरफीन साहब, ये पहला मौका नहीं है कि वज़ीर दिफा जो है लाइलम है। जब इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया था तब भी वो खामोश रहे, कहीं आपको नज़र नहीं आए। जब बॉर्डर पे इश्यूज़ बने तब भी वो खामोश रहे। जब इंडिया ने
ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे लिया तब भी मौसूफ खामोश रहे। वो तो सिवाय वजारत की गाड़ी और वजारत का दफ्तर इस्तेमाल करने के दिफा के नाम पे बिल्कुल बहुत बड़ा वो क्लिन का दाग हैं, धब्बा हैं, वो कोई एक चीज़ आज तक उन्होंने जब से वो वज़ीर बने हैं पाकिस्तान के दिफाई इदारों में कभी उनकी कोई हाज़िरी हो तो बता दें, अगर कोई असम्बली में दिफा के मुतल्लिक बात की हो तो बता दें। वो तो बिल्कुल खामोश हैं। शायद वो इमरान खान साहब पे से नाराज़ हैं दोबारा वजारत आला ना मिलने पे और कोई गोशा तन्हाई में अपने दिन गुजार रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी तरफ आता हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब, हुजूर थोड़ा सा मौजू को और थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। सर ये वज़ीर आज़म को बहरीन के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज दिया है। आप यकीन कीजिए, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मेरा बस चले तो इस कायनात के, इस दुनिया के तमाम तर अवार्ड्स मैं अपने वज़ीर आज़म की नज़र कर दूँ। अल्लाह जानता है मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। ये अलग बात कि मेरे प्यार को पता नहीं क्यों कुछ और समझ लिया जाता है। हुजूर वो एक आदमी जिसके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कांड रचा दिए जाएं, जैसे मैंने आपको बताया वो ट्वीट दाग करके चलता बने, वो तो हर किस्म के एजाज़ का मुस्तहिक है ना। समीउल हक साहब की विकेट ले ली गई इसी पाकिस्तान में, वाली मदीना बेखबर, नाम नहाद वाली मदीना बेखबर। यहाँ इसी पाकिस्तान में जो है अल्लाह आपको नेकी दे, साने साहिवाल हो गया, ट्वीट दागा, चलते बने, कतर से वापस आऊँगा तो कुछ करूँगा, कतर से भी आ गए। उसके बाद फिर 1 महीने तक क्या खेल कूद होता रहा वो आपने देखा। उसके बाद जो फैसला हुआ, उसके बाद फिर मैं अदालत जाऊंगा और फिर उसके बाद चलते बने। उसके बाद आज ये परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला वाक़या हो गया। सर मतलब ये कोई पहला मौका तो नहीं है। दूसरी बात, अहम तरीन मौका, अहम तरीन बात जो मैं आपसे कोट करके आपसे जवाब चाहूंगा, उसका इस सवाल का जवाब मत दीजिएगा काइंडली, इसका जवाब हो नहीं सकता। सऊदी अरब के दबाव पर वज़ीर आज़म ने मलेशिया का अहम तरीन सरकारी दौरा मनसूख कर दिया। हुजूर वाला वो गैरत ब्रिगेड जो बताया करती थी कि ग्रीन पासपोर्ट की एक हुर्मत होगी, वो भी इस वक्त कैद तन्हाई मेरा ख्याल है उसके मज़े लूट रही है। कहाँ चले गए वो जो बताया करते थे कि कौमों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जैसी कोई शय हो ही नहीं सकती। सऊदी वज़ीर आज़म, बल्कि सऊदीया में तो वज़ीर आज़म का टंटा पालते ही नहीं है, वो खैर सही करते होंगे मेरे ख्याल है। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या पूछूं, मैं जितना पूछूंगा आप उलझते चले जाएंगे। शुरू हो जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उलझता। मैं नूरुल अरफीन, मुझे तकरीबन अंदाज़ा है सारी, ये आप कह लें कि ये जो मलेशिया और टर्की और कतर का जो था, क्या ये आप कह लें OIC, जिसमें पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईरान और फिर बाकी। देखिए इसमें मुझे जो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जजमेंट है, वो आप कह लें कि आपके जितने भी बड़े आप कह लें ट्रेड पार्टनर हैं या आपके ओवरऑल सपोर्टर हैं, उसमें चाइना की बात कर लें, उसमें सऊदीया की बात कर लें, उसमें अमेरिका की बात कर लें, उसमें मतलब UAE की बात कर लें, जहाँ पे आपकी मैन पावर ज़्यादा है, जहाँ से मंथली आपकी रेमिटेंस ज़्यादा है, जहाँ से आपको इमदाद ज़्यादा है, रिलीफ ज़्यादा है, उन सारों के कतर के बाद और ईरान के बाद आप कह लें कि स्पेशली ईरान के बाद उनके रिजर्वेशन थी। और ईरान को जो शामिल किया गया, इनवाइट किया गया, वो हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर किया गया है। और मैं समझता हूँ मुझे और आपको और चौधरी जाफ़र साहब को ज़रूर यहाँ पे आप कह लें एक पॉपुलर बयान देना और बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आप कह लें कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि लॉजिकल डिसीजन है एक। ये जो है ना पॉपुलर डिसीजन करना, बढ़ के मारना, 1000 साल तक जंग करेंगे, कागज़ फाड़ देना, आप कह लें कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा में ये आसान है, लेकिन मुल्क तोड़ना जो उसका नतीजा मुल्क तोड़ना होता है, या पर डिफ़ॉल्ट करना होता है, या आपकी कौम का गरीब रह जाना होता है। 1000 साल जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के मतलब आप कह लें फ़िक्रे चल सकते हैं, लेकिन अच्छा सिपा सालार या अच्छा लीडर हुई है जो कौम को सेफली लेके चले और खुशहाली की तरफ लेके चले, सेफ्टी की तरफ लेके चले, तरक्की की तरफ लेके चले। सर आपको ये जानकर निहायत हैरत होगी कि आज पहली मर्तबा मेरे ख्याल है PTI से मुझे किसी बात पे इत्तेफाक हुआ है। आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं ऑन एयर की बात कह रहा हूँ, आप इसे रिकॉर्ड में भी रखिएगा, काम आएगी, सनद रहे। मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त के साथ वाइंड अप करना है। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सर फाइनल रिमार्क्स। जो बात उन्होंने कही सर वो मेरे तो दिल को लगती है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सर फिर सऊदी जो रूठना मानने वाली बात है, अगर सऊदी अरब की नाराज़गी से हम बच गए तो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ है मलेशिया। इमरान खान साहब को वो जो गाड़ी आई है उससे मेरा क्या लेने देना है, मुझे कौन सा वो उस पर सैर कराने लगे। सैर तो दोस्त यार लोग ही करेंगे। लेकिन ये मुझे बताइए, एक अच्छी खबर उसमें थी और मैं इसका तस्करा करना भूल गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस बात का क्रेडिट देना चाहता हूँ पहली मर्तबा इमरान खान साहब की सरकार को कि मलेशिया का वो जो कंपनी अल्लाह मारी कौन सी है कि जिसकी वो कार खान साहब को नसीब हुई है, उसका बाकायदा प्लांट लगने की बातें भी जो है वो चल रही हैं।
वो तो बड़ी एक अच्छी खुशाइंद खबर है। तो फिर ये कहीं खुदा न खास्ता ये मामला भी खटाई में ना पड़ जाए, फिर हम ये दोबारा पुल सरात पे नहीं खड़े। बहुत अच्छे तरीके से चीमा साहब बड़ी पढ़ी लिखी बातें करके और यूं घूम फिर के सारे में से निकल गए हैं। बात इस तरह से है कि इमरान खान साहब खुद फरमाया करते थे कि जब आप भीख मांगते हैं, कशकोल लेके जाते हैं, जब हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, तो फिर आप खुद फैसले नहीं कर पाते। और जब सऊदी अरब और यमन वाला मामला आया तो तब भी इमरान खान साहब की तकारीर जो है कौमी असम्बली में, वो निकाल के देख लें कि क्या मौक़िफ़ था, क्या रहनुमाई कर रहे थे और आज इस मौके पे क्या कर रहे हैं। फिर चीमा साहब ने कहा हमारे ट्रेड पार्टनर्स, उसमें अमेरिका को गिना, सऊदी अरब को, भाई उनकी इंडिया के साथ आपसे ज़्यादा ट्रेड है। और कश्मीर इशू पे कोई आपके साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था, मलेशिया आपके साथ खड़ा था, ईरान आपके साथ खड़ा था, तुर्की आपसे खड़ा था। कुछ दिन पहले जनाब वज़ीर आज़म बता रहे थे कि हम, क्योंकि मीडिया जो है वो बड़े बड़े ममालिक और बड़ी लॉबीज़ के कंट्रोल में है, इंटरनेशनल मीडिया, तो हम तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर अपना एक चैनल बनाने जा रहे हैं। और आज एकदम किस वजह से, पहले तो 3 दिन लगे सऊदी अरब की मिन्नतें करते हुए कि जी हमें मिलने का मौका दें। मिलने गए तो वहाँ से खबर ये निकली कि जो रकम उन्होंने अपनी उधार रखी थी, हमारे अकाउंट्स में रखी थी, उसकी दरख्वास्त कर रहे हैं कर्ज़े में बदलें। तो जब आप कर्ज़ा मांगने गए हैं और जब आप उनके ड्राइवर बन के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के काम नहीं करते, तो फिर यही हशर होगा, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। और यू टर्न बकौल इमरान खान साहब के बड़े लीडरों का शेवा है। वो तुर्की, वो मलेशिया, वो ईरान जो मसला कश्मीर में आपके साथ खड़े थे, आज आप उनके साथ बैठने से इनकार कर रहे हैं। ये कोई दानिश, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त के लिए, लेकिन हुकूमत वक्त के लिए तो बहुत सारे और पॉइंट ऑफ कंसर्न हैं। क्यों अपना वक्त बर्बाद किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। जमशेद इकबाल चीमा साहब और चौधरी जाफरी आमद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ साइन ऑफ करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।